तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि हमने आपसे कमिटमेंट किया था, हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपके सामने भेजा था कि जो क्लासेस हैं, धुरंधर बैच स्टार्ट हो जाएगा और इसी तरीके से इसी कड़ी में साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ऋषभ सर जंग में कूद चुके हैं और वो अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो कमर अब आपको कस के उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और फिर साइंस के लिए आपको बीपीएससी एग्जामिनेशन में सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। तो इसी क्रम में आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बिहार के एग्जामिनेशन में हमेशा अपना एक अलग ही महत्व रखता है, 25 से 30 क्वेश्चन वहां से हमेशा पूछे जाते हैं, और वो सब्जेक्ट है, वो टॉपिक है बिहार स्पेशल। साथियों, बच्चों, बिहार स्पेशल जो है वह टॉपिक कुछ अलग से कोई विषय नहीं है, बल्कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ा जाता है उसको बिहार के एस्पेक्ट में देखना होता है। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में ज्योग्राफी देखेंगे। हम नदियां पढ़ रहे हैं तो हम बिहार की नदियों को देखेंगे। हम दोआब पढ़ रहे हैं तो हम बिहार के दोआब को देखेंगे। तो विभिन्न चीजों को बिहार में अप्लाई करके देखना ही बिहार स्पेशल है, और कुछ ये अलग से कोई विषय नहीं है। तो बिहार स्पेशल के बारे में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि बिहार बिहार स्पेशल कैसे हम लोग शुरू करेंगे। तो बिहार स्पेशल में सबसे पहली बात, मैं कुछ इंट्रोडक्शन शुरू करूंगा, कुछ परिचय बिहार का दूंगा, उसके बाद हम बिहार के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। पहली बात कि बिहार जो शब्द आप देखते हैं, जो इस तरीके से जो बिहार शब्द आपको देखने को मिलता है, क्या वास्तव में बिहार है वो? क्या वास्तव में विहार है या फिर बिहार है? दोनों शब्दों में अंतर है। बिहार है या फिर विहार है, इन दोनों शब्दों में आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए साथियों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि बिहार शब्द नहीं बल्कि विहार शब्द का इस्तेमाल होता था। बिहार के लिए विहार शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अब सबसे पहली बात, ये जो विहार शब्द है, ये सबसे पहली बार कहां इस्तेमाल किया गया? तो बच्चों, विहार शब्द जो है वह सतपथ ब्राह्मण में किया गया है। कहां पर किया गया है? सतपथ ब्राह्मण। अब ये क्या है? तो साथियों, सभी वेद, जितने भी 4 वेद हैं, उनके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सतपथ ब्राह्मण उसी में से एक ब्राह्मण ग्रंथ है, जो कि यजुर्वेद का ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यह यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। कहा जाता है कि शुक्ल यजुर्वेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ ब्राह्मण को माना जाता है। सतपथ ब्राह्मण में विहार शब्द का इस्तेमाल किया गया था। आखिर ये विहार होता क्या है, इसकी चर्चा हम करते हैं। साथियों, ये जो विहार है, ये जो विहार शब्द आपको देखने को मिल रहा है, विहार, ये वास्तव में विहार है क्या? विहार एक ऐसी स्थलाकृति है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये विहार। बौद्ध धर्म में जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, उनके रहने के स्थान को, उनके निवास करने के स्थान को विहार कहा जाता था, विहार कहा जाता था। विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान था, और उसी स्थान पर एक पूजा का स्थान हुआ करता था बौद्ध भिक्षुओं का, जिसे चैत्य कहते थे। कल्चर में इन सभी चीजों को आपको पढ़ना है कि चैत्य क्या है, विहार क्या है, तमाम स्थलाकृतियों के बारे में आपको ध्यान से देखना होगा। यहां पर हम लोग शॉर्ट में देखेंगे कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों को रहने के स्थान को क्या कहते थे? विहार कहते थे। तो ये विहार शब्द इस्तेमाल था, ना कि बिहार शब्द। लेकिन ये विहार से बिहार कैसे बन गया? ये विहार से बिहार कैसे बन गया? तो याद रखिएगा
कि बिहार से बिहार शब्द का जो है आप देखेंगे तो एक पुस्तक आपको मैं बता दूं, तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी नामक एक पुस्तक है जिसे मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा था। तबकाते नासिरी जो पुस्तक है उसे मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा है और इनकी लिखी हुई पुस्तक में बिहार शब्द का इस्तेमाल किया गया था। बिहार शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स बिहार के बारे में हम लोग देखकर फिर हम बिहार ज्योग्राफी के सेक्शन में इंटर करेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट्स बिहार के बारे में हम देखेंगे। जैसे पहला अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, जैसे आपको कुछ फैक्ट्स मैं बताता हूं। जैसे पहली बार बख्तियार खिलजी, आप जानते हैं बख्तियार खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसने 1197 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया और बिहार पर विजय हासिल कर लिया। बिहार पर विजय हासिल करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो बख्तियार खिलजी था और उसने 1197 ईस्वी में इस पर अधिकार प्राप्त कर लिया। आप यहां देख सकते हैं कि बख्तियार खिलजी जो है इसने बिहार पर विजय प्राप्त किया था। बच्चों, इल्तुतमिश ऐसा शासक था जिसने बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, यानी बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। और इसने बिहार का पहला सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया, यानी मलिक जानी बिहार के पहले सूबेदार नियुक्त किए गए। किसके द्वारा नियुक्त किए गए ये मलिक जानी? तो मलिक जानी इल्तुतमिश के द्वारा जो है नियुक्त किए गए हैं, इल्तुतमिश के द्वारा अपॉइंट किए गए सूबेदार थे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कुछ और भी बातें। जैसे पहली बार अकबर की अगर हम बात करें तो 1580 में अकबर ने बिहार को एक सूबा का दर्जा दिया, यानी एक प्रांत बनाने का काम बिहार को पहली बार अकबर ने किया था 1580 ईस्वी में। ये फैक्ट, अच्छा बिहार हम लोग पढ़ रहे हैं तो फैक्चुअल चीजों पर ज्यादा ध्यान हमें देना होगा साथियों, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं, फैक्ट्स से ही प्रश्न बनते हैं। दरअसल हम लोग अभी जो पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ाने के बाद आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए लाइव सेशन भी रखेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा और फिर लगातार हम लोग चर्चा करते रहेंगे उस पे, पीवाईक्यूज वगैरह पे भी। तो 1580 में अकबर ने सूबा बनाया या एक प्रांत बनाया बिहार को। आप सभी जानते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित कर दिया 1905 में। इस विभाजन से भारतीयों में बहुत बड़ा आक्रोश दिखाई देता है, बहुत ही भारतीय लोगों के मन में एक बहुत बड़ा आक्रोश देखने को मिला और बहुत सारे आंदोलन भी चलाए गए, स्वदेशी आंदोलन चलाए गए। इसके साथ साथ विदेशी कपड़ों की होली खेली गई, विदेशी कपड़ों को जला दिया गया, भारतीय बहुत नाराज थे। इसी क्रम में कुछ समय के पश्चात 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाने वाला था। दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाना था और जॉर्ज पंचम भारत आने वाले थे। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 और आगमन किसका हो रहा है? जॉर्ज पंचम का। जॉर्ज पंचम भारत आ रहे हैं और यहां पर उनके भारत आने से पहले अंग्रेजों ने यह घोषणा करी कि बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा, बंगाल के विभाजन को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में किया गया था। इसे रद्द कर दिया जाएगा, यह बात अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार की गई और दिल्ली दरबार आयोजित हुआ 1911 में। और दिल्ली दरबार जैसे ही आयोजित हुआ, पहली घोषणा की गई कि भाई जो बंगाल है उसे बंगाल के विभाजन को रद्द किया जाएगा। बंगाल का विभाजन रद्द हुआ
और इसके बाद बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद वहां पर एक और घोषणा हुई 1911 में कि बिहार नामक एक राज्य बनाया जाएगा, यानी बिहार को एक अलग प्रांत बनाया जाएगा। ऐसी घोषणा दिल्ली दरबार में की गई। 1911 की बात है ये। कौन किया था? जॉर्ज पंचम भारत आए थे और उन्होंने 1911 में दिल्ली को एक अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। बच्चों, ये घोषणा हुई थी, अभी दिल्ली जो है, अभी बिहार राज्य आधिकारिक रूप में ऑफिशियली इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं हुई थी, लेकिन बिहार को आधिकारिक रूप से स्थापित करने का काम 22 मार्च 1912 को किया गया। 22 मार्च को 1912 में किया गया। बच्चों, यही वो 22 मार्च का दिन है जिस दिन बिहार दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ऑफिशियली यानी आधिकारिक रूप से बिहार के स्थापना को घोषणा की गई, स्थापित किया गया बिहार को। 1 अप्रैल 1936। अच्छा, याद ये भी रखना है आपको कि 22 मार्च 1912 को जो बिहार बना वो बिहार बंगाल से अलग हुआ था, लेकिन अभी भी उसमें उड़ीसा शामिल था। यानी 1912 में जो बिहार बन रहा है उसमें उड़ीसा भी है। 1 अप्रैल 1936 बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग होकर एक नया प्रांत बन गया बिहार से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार का अंतिम विभाजन 15 नवंबर सन 2000 को हुआ। 15 नवंबर सन 2000 को। ये वही 2000 ईस्वी है जिसमें कई राज्य अलग होकर नए राज्यों का निर्माण किए। तो यहां पर जैसे उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड भी बना, यहां पर बिहार से अलग होकर झारखंड बना। तो झारखंड जब यहां बनता है तो दक्षिणी भाग अलग हो गया बिहार का और झारखंड बन गया, यानी साउदर्न रीजन। अभी हम आगे देखेंगे कि जो बिहार का दक्षिणी क्षेत्र था, जो साउदर्न रीजन था, वो मिनरल्स से रिच था, यानी मिनरल्स समृद्ध क्षेत्र था, खनिज तत्वों से समृद्ध क्षेत्र था। और वही क्षेत्र बिहार से क्या हो गया? अलग हो जाता है 15 नवंबर सन 2000 को। अब साथियों, एक ये ऐतिहासिक जो था एक सामान्य परिचय रहा बिहार का। इसके बाद अब हम लोग ज्योग्राफिकल चीजों पर ध्यान देंगे और बिहार के ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को देखेंगे कि किस तरीके से क्या ज्योग्राफी है, कैसी भूगर्भिक संरचनाएं हैं, कैसी भौतिक संरचनाएं हैं, नदियों का फ्लो कैसा है, दोआब कौन से हैं, इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। खनिज पदार्थ कैसे पाए जाते हैं, कौन कौन सी गर्म जलधाराएं हैं, तमाम चीजों पे चर्चा हम लोग करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। पहली बात कि आप देखेंगे कि बिहार, ये बिहार का मैप है आपके सामने। इसमें आपको एक नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट दिखा रहा है, इंडिकेट किया गया है इस मैप में कि बिहार का सबसे नॉर्दर्न जो जिला है वो पश्चिमी चंपारण है। बिहार का सबसे नॉर्दर्न जिला जो है पश्चिमी चंपारण है, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। बच्चों, पश्चिमी चंपारण यही है, ये है आपका पश्चिमी चंपारण, ये सबसे नॉर्थ में है। आप देख लीजिए, ये सबसे ही नॉर्थ में स्थित है, इसलिए इसे बिहार का मोस्ट नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, सबसे उत्तरी जिला कहते हैं। अब आते हैं इधर, किशनगंज सबसे ईस्ट में है, तो ये है किशनगंज आपका। बच्चों, ये किशनगंज है। आप देख सकते हैं कि इसके यहां से अगर हम लाइन खींचे तो ये लाइन सबसे आगे है, यहां तक कोई डिस्ट्रिक्ट टच नहीं हो रही है, इसलिए इसे किशनगंज को बिहार का सबसे पूर्वी जिला कहते हैं। यहां देख रहे हैं आप, सबसे दक्षिणी जिला गया है, गया जी का यही इलाका है साथियों, ये गया जी का इलाका है। आप देखेंगे नीचे तो गया जी से नीचे कोई भी जिला आपको दिखाई नहीं देगा, तो ये गया जी सबसे साउदर्न जिला है, सबसे दक्षिणी जिला कहलाता है गया जी बिहार का।
और यहां पर आप देखेंगे कि ये कैमूर है। ये कौन सा जिला है? कैमूर है। और आप देखेंगे कि ये कैमूर जिला सबसे पश्चिम में है, सबसे पश्चिम में है ये जिला, इसलिए इसको मोस्ट साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कहते हैं, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कहते हैं। अब साथियों बात यह है कि जब भी हम किसी स्थान की बात करते हैं, जब भी हम किसी लोकेशन की बात करते हैं, जब भी हम किसी स्थान की बात करेंगे, तो जरूरी है, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश कहां है या इंडिया कहां है, क्या बताएंगे आप? इंडिया कहां है? आप कहेंगे कि इंडिया एशिया में है। मैं कहूंगा एशिया कहां है? आप कहेंगे पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर तो बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं, कैसे क्लासिफाई कर पाएंगे? कैसे किसी स्थान विशेष को बता पाएंगे कि वह क्षेत्र कहां स्थित है? साथियों लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए भूगोल में अक्षांश और देशांतर दो काल्पनिक रेखाओं की बात की गई है। दो काल्पनिक रेखाओं की बात की गई है, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर दो काल्पनिक रेखाएं, जैसे आप देखेंगे कि ये जो यहां पर क्षैतिज रेखा आपको दिखाई दे रही है, इसे 0 डिग्री कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री है और यहां से कई विश्व अक्षांश रेखाएं जाती हैं, यहां 23.5 डिग्री नॉर्थ, और आप यहां देखेंगे 23.5 डिग्री साउथ। आप कर्क और मकर रेखाओं के बारे में जानते होंगे। ये तमाम जो रेखाएं हैं, और यहां से आप ऐसे देखते होंगे कि इस तरह की एक रेखाएं, कुछ रेखाएं ऐसे भी खींची जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। यानी कि साथियों वो रेखाएं जो लंबवत आपको दिखाई दे रही है वह देशांतर रेखा है, और जो क्षैतिज दिखाई दे रहा है, जो ऐसे लैटिट्यूड दिखाई दे रहा है, उसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखाएं। तो ये रेखाओं का उद्देश्य क्या है? इन रेखाओं को क्यों बनाया गया है? तो क्या ये रेखाएं सच में पृथ्वी पर खींची गई हैं? ऐसा नहीं है, ये ग्लोब पर खींची गई इमेजिनरी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, जो पृथ्वी पर किसी भी स्थान के लोकेशन को दिखाता है, उसकी अवस्थिति को बताता है कि वह स्थान विशेष कहां स्थित है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, ये एरिया आप दिख रहा होगा आपको, ये जो एरिया मैं अभी इसको रेड करने जा रहा हूं, देखिएगा आप, ये जो एरिया है इसे मैंने रेड कर दिया। इस एरिया की अगर हम बात करें तो इसके भी अक्षांश देशांतर की बात हमें करनी पड़ेगी, इसको भी हमें देखना होगा कि क्या है इसका। तो यहां पर हम ये बता पाएंगे कि यहां जो भी, अगर हम कोई भी मान लीजिए, कोई भी रेखा मान लेते हैं, कोई भी हम एक मान लें, 20 डिग्री मान लेते हैं कि यह 20 डिग्री लैटिट्यूड पर है, ठीक है। इसके साथ साथ मिनट और सेकंड भी देखा जाता है बारीकी से देखने के लिए। तो यहां पर जो है यह 2 लैटिट्यूड के बीच में है और 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में है। यानी किसी भी एरिया का आप देखेंगे कि या तो वो 2 लैटिट्यूड के बीच में होगा, ये तो दोनों 2 लैटिट्यूड के बीच में होगा, और 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में होगा। यानी अवस्थिति दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो हम बिहार की अवस्थिति को भी देखेंगे, हम बिहार में भी देखेंगे कि बिहार किन किन रेखाओं के बीच में स्थित है। आप देखिए बिहार जो, ये अगर हम इसे अक्षांश रेखा मानते हैं, इसे अगर हम अक्षांश रेखा मानते हैं, तो आप देखिए यहां से जो अक्षांश रेखा जा रही है यह लैटिट्यूड यहां तक जा रहा है, और लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो यह है आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड कहां से कहां तक है, तो आप देखिए यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि यह अक्षांश, यानी कि अक्षांशीय जो विस्तार है वो 24 डिग्री 20 सेकेंड 20 मिनट और 10 सेकेंड है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से, यानी साथियों याद रखिएगा, ये आपका अगर ग्लोब है तो पृथ्वी किधर है? ये नॉर्थ है और ये साउथ हेमिस्फीयर है, यानी इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध और इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो पृथ्वी इस दक्षिणी गोलार्ध में है, तो इसलिए आप देखेंगे कि ये नॉर्थ के साइड में है।
कहां है, नॉर्थ के साइड में है। और जब हम देशांतर देखेंगे तो इसको हम वेस्टर्न देशांतर कहते हैं और इसे पूर्वी ईस्टर्न देशांतर या ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो पूर्वी पश्चिमी हम देखते हैं और इसमें उत्तर और दक्षिण देखते हैं। तो आप देखिएगा कि यहां 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड डबल लाइन से सेकेंड को इंडिकेट करते हैं। 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर आप देखेंगे कि 27 डिग्री 31 मिनट एंड 15 सेकेंड, साथियों 15 सेकेंड नॉर्थ तक, यानी बिहार का पूरा विस्तार नॉर्थ में ही है। क्योंकि बच्चों भारत का जब पूरा विस्तार नॉर्थ में है तो फिर बिहार का तो विस्तार नॉर्थ में होगा ही, क्योंकि भारत के अंदर ही तो बिहार है। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि यह उत्तरी जो है अक्षांश में पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में ये पाया जाता है। अब आप देखेंगे यहां पर जो है देशांतरीय विस्तार देखेंगे आप, तो यहां पर देशांतरीय विस्तार जो है यहां पर दिया गया है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व की तरफ। यानी हमारा जो बिहार है वह अक्षांशीय विस्तार में नॉर्थ की तरफ है और देशांतरीय विस्तार में पूर्व की तरफ है। यहां पर आप देख लीजिए 5 डिग्री का लगभग देशांतरीय विस्तार है इसका, क्योंकि 83 से 5 डिग्री बढ़ के हो जाता है 88, तो लगभग 5 डिग्री का आप देखेंगे देशांतरीय विस्तार। और यहां 3 डिग्री का लगभग, क्योंकि 24 से 27 हो रहा है, तो 3 डिग्री का आप अक्षांशीय विस्तार देख सकते हैं। तो ये बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार था। अब इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे थोड़ा सा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि भाई आखिर हम किसी भी चीज की जब बात करते हैं, किसी भी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि यार चौहद्दी क्या है। गांव घर में लोग पूछते हैं कि आपके घर की चौहद्दी क्या है, मतलब आपके घर के चारों तरफ क्या है, ये बात लोग पूछते हैं। तो हम पहले बिहार के सीमावर्ती जिलों की बात करेंगे, क्योंकि बिहार के बाउंड्री में क्या क्या चीजें हैं वो हम देखेंगे। तो पहली बात, अगर हम बिहार के उत्तर में देखते हैं तो बच्चों बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है। कौन है? नेपाल। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल स्थित है, पूरब में वेस्ट बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और आप तो जानते ही हैं कि दक्षिण में जो है झारखंड है। दक्षिण में कौन सा है? झारखंड। क्योंकि आपको मैंने बताया 15 नवंबर सन 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से का विभाजन हुआ था, और वो दक्षिणी हिस्सा जो अलग हुआ उसे झारखंड कहते हैं। तो वही झारखंड यहां पर सीमावर्ती राज्य के रूप में दिखाई आपको देता है। अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो राज्य है, जो ये राज्य हैं जो अलग अलग जगहों से मिल रहा है, इसमें कौन कौन से जिले हैं। तो बेटा यहां पर 7 जिले दिखाई देते हैं, नेपाल से सटे हुए 7 जिले हैं। आप लोग देख लेना। एक है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से सटा हुआ जिला है पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। इसके बाद सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। इसके बाद मधुबनी, मधुबनी है। इसके बाद सुपौल है। इसके बाद अररिया है, और इसके बाद ये अंतिम वाला जो जिला है वो है किशनगंज। कौन सा जिला है? किशनगंज। किशनगंज है साथियों, किशनगंज है। ये सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। तो देख लीजिए, आप ध्यान रखिएगा इसको कि नेपाल से जुड़े हुए जो जिले हैं उन जिलों में पहला है हमारा पश्चिमी चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अररिया, किशनगंज, ये आपके 7 जिले बच्चों यहां पर दिखाई देते हैं।
ठीक है, यहां तक क्लियर है सबका? कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी ना समझ में आए, किसी भी विषय की क्लास चल रही हो, कृपया करके आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें बताइए कि हमें और क्या, आपको और ज्यादा क्या देना चाहिए। ठीक है, तो कृपया करके जरूर बताइएगा। तो यहां पर ये आपके नेपाल से लगे हुए जिले हैं, 7 जिले हैं आपको। बच्चों अब बात करते हैं पश्चिमी बंगाल की। पश्चिम बंगाल से जो जुड़े हुए जिले हैं वो मात्र 3 जिले हैं। कितने जिले हैं? 3। तो ये जो आप देख रहे हो ये किशनगंज कॉमन जिला है। ये अच्छा, किशनगंज नेपाल से भी बॉर्डर साझा करता है और पश्चिम बंगाल से भी बॉर्डर साझा करता है, यानी ये कॉमन जिला है। ये याद रखना, ये कैसा जिला है? कॉमन है। यहां पर ये नेपाल से भी मिल रहा है और यह पश्चिम बंगाल से भी मिल रहा है। तो पहला जिला तो किशनगंज हो गया, दूसरा पूर्णिया है। दूसरा कौन सा है? पूर्णिया। और तीसरा है कौन सा? कटिहार। कौन सा है बच्चों? कटिहार। तो 3 जिला आपको पश्चिम बंगाल में भी ध्यान रखना है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। कई बार जब दिमाग में एक बार आप जिले को सेट कर लेंगे तो कई बार खनिज पदार्थों को जब आप देखेंगे, जब आप मिनरल्स को देखेंगे, कई बार आपसे नदियों से जुड़ा हुआ सवाल आएगा, मिनरल्स से जुड़ा हुआ सवाल आएगा, उपजाऊ मिट्टी से जुड़ा हुआ सवाल आएगा। तो जिला यदि क्लियर होगा कि कौन सा जिला किस तरफ है, तो आप आंसर कहीं ना कहीं आप मूल्यांकन के माध्यम से, आप जो है छटनी प्रक्रिया के माध्यम से भी उत्तर निकाल सकते हैं। तो इसलिए ध्यान में रखना है इस जिले का नाम। अब आते हैं, हम बात करते हैं झारखंड की तरफ से, यानी कि झारखंड से सटे हुए कौन कौन से जिले हैं। बच्चों ध्यान रखना है, यहां पर आप देखेंगे कि झारखंड से जिले सटे हुए जिले कौन कौन से हैं। तो यहां पर याद रखना है, सबसे पहला यहां से आप शुरू करिएगा, यहां से रोहतास। कौन है? रोहतास है। ठीक है, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद औरंगाबाद है। गया जी, याद रखना है, गया जी, क्योंकि गया का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? गया जी। तो अब आपको गया के पीछे जी लगाना पड़ेगा, गया जी। तो याद रखिए, रोहतास, औरंगाबाद, गया जी, गया जी। और गया जी ये जिला है। इसके बाद आप देखेंगे नवादा। कौन सा जिला है? नवादा। ठीक है, कौन सा जिला? नवादा। उसके बाद ये है जमुई। कौन है? जमुई। जमुई है। अच्छा, कई लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है कि भैया ये तो जमुई भी नीचे की तरफ लटका हुआ है, कहीं जमुई तो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट नहीं है? आप एकदम 100% कंफर्म रहिएगा, गया जी इज मोस्ट साउदर्न प्लेस, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ओके, उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहां पर हो गया जमुई। इसके बाद कौन सा? तो जमुई के बाद है साथियों बांका। कौन सा है? बांका। जमुई के बाद बांका है, और बांका के बाद जो है यहां पर आप देखेंगे भागलपुर। बांका के बाद भागलपुर, और फिर लास्ट में है कटिहार। लास्ट में कौन सा? कटिहार। तो देख लीजिए, 1 जिला, 2 जिला, 3 जिला, 4 जिला, 5 जिला, 6 जिला, 7 जिला, 8 जिला। तो रोहतास से आप देखेंगे कि झारखंड से कितने जिले बिहार के साझा करते हैं सीमा? तो साथियों 8 जिला। कितने? 8 जिला साझा करते हैं। कौन कौन सा है? तो रोहतास है, औरंगाबाद, गया जी, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। भागलपुर, कटिहार। तो ये 8 जिले आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। अब आपके मन में आएगा कि सर कटिहार तो पश्चिम बंगाल से भी, तो हां, कटिहार वो डिस्ट्रिक्ट है जो पश्चिम बंगाल के साथ भी और पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड से भी सीमा साझा करता है। तो ये वही जिला है,
अब हम बात करेंगे और कौन से जिले के बारे में, तो हम देखेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश से कितने जिले मिल रहे हैं। तो एक एक करके जिलों के बारे में हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में, उत्तर प्रदेश के जिले, तो यहां से शुरू करते हैं। पहला है कैमूर। पहला कौन सा है? कैमूर। और यह है रोहतास। तो रोहतास, रोहतास, कैमूर। यह है बच्चों बक्सर। कौन सा जिला है? बक्सर। तो रोहतास, कैमूर, बक्सर। यह है भोजपुर। कौन सा जिला? भोजपुर जिला। आप सुने होंगे आरा जिला। आरा जिला का नाम सुना है ना आपने? तो वही है ये भोजपुर जिला। तो भोजपुर है ये, बक्सर के बाद भोजपुर। फिर इसके बाद है सारण। कौन सा? सारण, छपरा। छपरा का नाम सुने होंगे आप लोग। सारण के बाद है बच्चों सिवान। सारण के बाद कौन सा है? सिवान है। सारण के बाद सिवान। यहां से देखिएगा, यहां से थोड़ा सा मैप में आप ध्यान से देखिए, फिर से मैं इसको दिखाता हूं, आप देख लीजिए। देखिए पहला है, चलिए यहां से आपको दिखाता हूं। पहला यहां पर है रोहतास, कैमूर, बक्सर, उसके बाद भोजपुर, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया। इसके बाद ये है आपका सारण। ये कौन सा जिला है? सारण है, ठीक है, छपरा। उसके बाद ये कौन सा है? तो ये बच्चों सिवान है। कौन सा है? सिवान। उसके बाद ये कौन सा है? तो बच्चों ये गोपालगंज है। कौन सा जिला है? गोपालगंज। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है। और इसके बाद ये लास्ट वाला जो जिला है आप सभी जानते हैं, कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण। तो आप कहेंगे कि सर फिर से हम एक बात पूछें, क्या पश्चिमी चंपारण नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करती है? तो बिल्कुल बच्चों, नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ पश्चिमी चंपारण अपनी सीमा साझा करती है। यानी ये कॉमन जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है वो कॉमन जिला है जो नेपाल और इसमें दोनों में देखने को मिलता है। तो कितने कितने जिले आप ध्यान रखेंगे? 7 जिला नेपाल के साथ मिलते हैं। कौन कौन से जिला हैं मैं आपको बोल देता हूं फिर से। बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, और यदि आप वीडियो को 2 से 3 बार यदि देख लेते हैं मौका निकालकर, तो आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा। नेपाल से जुड़े हुए जिले कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 जिले नेपाल से मिलते हैं। अब आते हैं पश्चिम बंगाल से बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब आते हैं झारखंड से बात करते हैं। बच्चों झारखंड में आप रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और उसके बाद है कटिहार। यानी कटिहार कॉमन है, यानी कि आपको पश्चिम बंगाल से भी मिलता हुआ दिखेगा और झारखंड से भी, ठीक है। यानी कि 8 जिले आप झारखंड से देख सकते हैं, 7 जिले नेपाल से, 3 जिले आपको पश्चिम बंगाल से और 8 जिले झारखंड से। अब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, भोजपुर के बाद आप देखेंगे सारण, सिवान, गोपालगंज और उसके बाद आप देखेंगे गोपालगंज के बाद पश्चिमी चंपारण। यानी 8 जिले उत्तर प्रदेश से भी। तो याद रखना है 8 जिले उत्तर प्रदेश से और 8 जिले झारखंड से, 7 जिले नेपाल से और 3 जिले आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल से मिलते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्या चौहद्दी है बिहार, किस तरीके से चारों तरफ से
कैसे राज्यों के साथ वो सीमा साझा करता है और किन किन जिलों के साथ वो जुड़ता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझना हो, प्लीज एक बार कमेंट करके बताना जरूर, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, अब हम बिहार की भूगर्भिक संरचना की बात करते हैं। लेकिन आपसे मैं एक बात बता दूं कि आज ये पहली क्लास है, बिहार ज्योग्राफी की पहली क्लास। इसमें हमने आपको लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, बिहार का थोड़ा सा परिचय कि बिहार कैसे बना, प्रांत किसने पहली बार उसे प्रांत बनाया या सूबा बनाया, किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने पहली बार आक्रमण किया, तमाम चीजों पे हमने देखा। इसके बाद हमने बिहार के सीमावर्ती जिलों को भी देखा। अगली क्लास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बिहार की भूगर्भिक संरचनाएं और इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं जैसे कि भौतिक संरचनाएं, तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि यदि आपको यूजफुल लग रहा है, यदि आपका मित्र कोई तैयारी कर रहा है बीपीएससी का, तो आप का फर्ज बनता है कि ये जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं, ये जो लेक्चर्स आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, आप ये लेक्चर, यदि आप तक ये लेक्चर किसी तरीके से पहुंच जाता है तो आप उसे उन मित्रों तक पहुंचाइए। और ये बीपीएससी 72nd बीपीएससी है, 72वीं बीपीएससी है, और ये संकल्प लीजिए कि इस बार बीपीएससी आपको क्वालिफाई करना है। जय हिंद साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।